तो एसी में आज अपन अपना लास्ट टॉपिक सीखेंगे, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट में, सॉरी दैट इज एलसी ऑसिलेशन। तो एसी में आज अपना लास्ट टॉपिक सीखेंगे एलसी ऑसिलेशन का, है ना। ये वैसे तो एसी का पार्ट है ही नहीं, इसको आप ईएमआई में भी सीख सकते हो, ठीक। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं एलसी ऑसिलेशन। ये एक्चुअली टॉपिक क्या, एक क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करेंगे और उसकी क्वेश्चंस को अपन डिराइव करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊं। व्हाट इज द क्वेश्चन। तो आपसे कहा जाता है कि एक कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज किया जाता है। एक कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड by a battery now the battery is removed and capacitor is connected across an inductor coil। कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज किया जाता है बैटरी से, अब बैटरी को रिमूव किया जाता है और कैपेसिटर को एक इंडक्टर कॉइल के क्रॉस लगा देते हैं। एक मिनट बेटा, है ना। तो कहा थे हम, कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाय बैटरी, नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर। तो आपसे पूछा है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड current in inductor as a function of time। ये आपसे पूछा गया। तो आपको क्या क्या पता है, तो आपको C पता है, L पता है और आपको Q नॉट पता है। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज जो आपने कैपेसिटर को दिया था या जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था। तो आपको करंट का फंक्शन बताना है और चार्ज का फंक्शन बताना है। ये आपका सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर एलसी ऑसिलेशन। अपन इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है कि आपने अपना कैपेसिटर फुल्ली चार्ज किया, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज प्लस क्यू नॉट है, इस पे चार्ज माइनस क्यू नॉट है, और आपने इसको एक इंडक्टर कॉइल के क्रॉस लगा दिया। यहाँ पे एक स्विच है जो t इक्वल टू 0 तक ओपन था, द t इक्वल टू 0 पे हम स्विच को बंद करने वाले हैं। अब सुनना, स्विच को बंद किया। स्विच बंद होने से पहले इंडक्टर से करंट क्या थी, 0। तो स्विच बंद होने के ठीक बाद भी इंडक्टर से करंट क्या होगी, 0। तो t इक्वल टू 0 पे करंट 0 होगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का फ्लक्स या इंडक्टर की करंट सडनली चेंज नहीं होगी। तो अगर स्विच बंद करने के पहले 0 थी, तो स्विच बंद करने के जस्ट बाद में इंडक्टर की करंट हमारी 0 ही होने वाली है। ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। उसके बाद क्या होगा आगे, तो मैं किसी जनरल टाइम t पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो किसी भी जनरल टाइम t पे इस पे चार्ज कुछ प्लस q है, पहले वो प्लस q नॉट था, अब वो प्लस q है, डिक्रीज हो गया। इस पे चार्ज माइनस q था, सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है, ये L। ये किसी जनरल टाइम t पे अपना सर्किट है। मैं अगर सर्किट पे इक्वेशन लिखूं तो अब क्या लिखूंगा, देखो कि कैपेसिटर पे वोल्टेज अगर मैं ऐसे केवीएल लिखूं कि Q बाई सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। क्या लिखूंगा, Q बाई सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ केवीएल। अच्छा बेटा, मैं यहाँ ना साइड में फिर से वही लिख रहा हूँ कि मैं I को लिख सकता हूँ माइनस डी क्यू बाई डी टी। वापस I को मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखा, क्योंकि जो Q है वो कैपेसिटर का चार्ज है।
और टाइम के साथ वो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो डी क्यू टर्म अपने आप में नेगेटिव है, तो मैंने आई को पॉजिटिव लिखा है, इसलिए मैंने आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी। आई वहां अगर रख दोगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये बचेगा क्यू बाई सी माइनस एल, वो डी आई बाई डी टी है, तो आई को अगर मैं डी क्यू बाई डी टी रख दूं तो ये बचेगा डी टू क्यू बाई डी टी टू, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बचेगा डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है चार्ज के फॉर्म में। ऐसी इक्वेशन हम पहले भी बना चुके हैं, आपको अगर याद आए तो ऐसी इक्वेशन पहले भी थी। कहाँ थी? एसएचएम में। एसएचएम के अंदर ऐसी ही इक्वेशन बनती है जिसको हम सॉल्व करते हैं, है ना? याद करो एसएचएम में इक्वेशन क्या बनती है, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन बनती है ना? यहाँ पे क्या है कि बस x की जगह q है और ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/LC है। तो मैं अगर यहाँ से कंपैरिजन लिखूं तो अपने इस इक्वेशन में x था तो उस इक्वेशन में वहाँ q है, और अपने इस इक्वेशन में यहाँ ओमेगा स्क्वायर था उसकी जगह वहाँ 1/LC है। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता था? अगर मैं कहूँ कि एसएचएम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको सॉल्व करके अपन सॉल्यूशन क्या लाते थे? सॉल्यूशन होता था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता था। तो जहाँ कहते थे a उसका एम्पलीट्यूड होता है और फाइव t इक्वल टू 0 पे क्या कंडीशन थी उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये था तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी ये होगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां मैंने उसको भी ओमेगा ही लिख दिया। इसका भी सॉल्यूशन यही बनेगा, है ना? अब मुझे यहाँ से फाइव चाहिए, तो फाइव कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है और चार्ज क्यू नॉट। t इक्वल टू 0 पे करंट कितनी है? 0, और चार्ज कितना है? क्यू नॉट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये कंडीशन रख दूं कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट है, इसका मतलब जो फाइव आएगा वो कितना आएगा? 5/2। इनिशियल फेज कितना आएगा? 5/2। तो जो फाइनली अपनी चार्ज की इक्वेशन बनती है, जो इक्वेशन ऑफ चार्ज कहेंगे, तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, इसको मैं कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज एक्चुअली ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं आपसे करंट पूछूं, करंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? तो आपने कहा करंट को लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, एंड दैट इज कॉस का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन, एक माइनस पहले से है तो प्लस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। तो दोनों ही साइन कॉस के फंक्शन आ गए, मतलब एक तरह से दोनों का ऑसिलेशन जैसा हो रहा है। देखो ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, t इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम। इन इक्वेशन से मुझे साफ साफ दिख भी रहा है, ये जो वैल्यू सामने लिखी हुई होगी ये करंट की पीक वैल्यू होगी। तो अगर मैं आई नॉट की बात करूं तो आई नॉट कितना है? क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्या था? मैंने कहा था ओमेगा को मैं 1/√LC लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो ये एक तरह से क्यू नॉट अपॉन √LC भी लिखा। दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर अपने को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पता है तो अपन ये बता सकते हैं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी होगी। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, इसमें करंट का ऑसिलेशन होता है और इसमें चार्ज का भी ऑसिलेशन होता है, एक्चुअली में एनर्जी का भी ऑसिलेशन होता है। जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे पूरी एनर्जी किसके पास थी? कैपेसिटर के पास, इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी। फिर क्या हुआ? एनर्जी कम होनी स्टार्ट हुई, है ना? एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर की एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि उस पर चार्ज 0 हो जाएगा ना? मान लो ये जो ओमेगा टी का एंगल है ये π/2 के इक्वल हो जाएगा।
तो जब ये एंगल फेज एंगल π/2 हो जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी। फिर क्या होगा, और आगे जाएंगे, कुछ टाइम बाद ये एंगल पाई हो जाएगा। तो जब ये एंगल पाई हो जाएगा तो कॉस पाई होता है -1, तो कैपेसिटर पे चार्ज -Q0 हो जाएगा, ये वापस 0 हो जाएगा। तो चार्ज और करंट के बीच का ऑसिलेशन है, और दोनों के फंक्शन से दिख रहा है कि दोनों के बीच π/2 का फेज डिफरेंस। देयर इज अ phase difference of π/2 between चार्ज एंड करंट। चार्ज और करंट के ऑसिलेशन के बीच π/2 का फेज डिफरेंस है। और यहीं से एक चीज हमें और पता चलती है कि वहां ये ओमेगा सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती थी, सॉरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती थी, यहाँ भी ये क्या है, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, ये भी क्या आएगा, 1 ओमेगा अपॉन 2 पाई, that is 1 upon 2 pi under root L। This is frequency of oscillation, और इसी को सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो ये जो चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा होता है ना, ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। तो अपने के लिए नहीं ये काम की चीज है, चार्ज का इक्वेशन ये है, करंट का इक्वेशन ये है। और ये इक्वेशन बेटा तब सही है जब मैंने ऐसा माना है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मतलब t इक्वल टू 0 पे चार्ज Q0 था। कल को हो सकता है t इक्वल टू 0 पे चार्ज Q0/2 कह दे वो, तो फिर अपने को उसके अकॉर्डिंग ना फेज चेंज करना पड़ेगा, याद रखना। एसएचएम के जैसा है, वो कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर आधा ही चार्ज था। अब सॉल्व करो, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जो फेज देगा, वैसे ऐसा पूछते नहीं है जनरली, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यही पूछते हैं कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया था, हो सकता है आपसे Q0 ना दे, आपसे C और V दे दें कि किसी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो Q0 विल बी CV, Q0 विल बी CV। ये लॉजिक है सिंपल सा। बाकी इक्वेशन तो यही आनी है सॉल्व होकर के, एसएचएम से कंपेयर करके लाते हैं इसको, और फिर ये अपना फाइनल रिलेशन आता है। तो इसमें ऑसिलेशन होता है चार्ज का। तो आप सोच के देखो ना क्या होगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर चार्ज लिखूं, मतलब मान लो पूरा टाइम पीरियड टी है, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू t/2, t इक्वल टू 3t/4, और फिर t इक्वल टू t। मैं इन टाइम पे चार्ज लिखूं और करंट लिखूं, तो t इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था Q0, करंट 0 थी। t इक्वल टू t/4, t/4 का टाइम मतलब एंगल π/2 का, चार्ज 0 हो जाएगा और करंट I0 हो जाएगी। फिर t इक्वल टू t/2 आधे टाइम के बाद चार्ज -Q0, करंट 0। फिर t इक्वल टू 3t/4 पे चार्ज वापस 0, और करंट वो -I0 आ रहा है, माइनस दिखाएगा उसकी डायरेक्शन को। और फिर t इक्वल टू कैपिटल T पे वापस चार्ज Q0 और करंट 0। ये पूरा एक साइकिल है जिसमें चार्ज Q0 माइनस Q0 से Q0 हुआ। मतलब एक्चुअली पता है क्या होगा, सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना, आगे मैं एक डायग्राम में दिखाऊंगा भी है कि पहले ये इस पे चार्ज पॉजिटिव था, इस पे चार्ज नेगेटिव था, और इसमें कोई करंट नहीं थी। फिर करंट ऐसे फ्लो होनी स्टार्ट हुई, फ्लो होते होते क्या हुआ, इसका चार्ज 0 हो गया, और इसमें करंट थी। एक टाइम आया जब इसका चार्ज 0 हो गया, और उस टाइम इसमें मैक्सिमम करंट थी। करंट मतलब फ्लो, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज ऐसा फ्लो होता रह जाएगा, चार्ज फ्लो होगा तो अब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, लेकिन अब करंट कम होने लगेगी। कम होते 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 कुछ टाइम बाद करंट 0 होगी। अब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब फिर से यहाँ चार्ज सेपरेशन है, फिर से चार्ज ऐसे फ्लो होगा, उल्टा फ्लो होना स्टार्ट होगा, है ना, मतलब सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। फिर से वही कहानी रिपीट होगी, एक टाइम आएगा जब इसका चार्ज वापस
0 होगा और इसमें आई मैक्सिमम होगा, फिर से ये ऐसे ही फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता 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 फाइनली जब पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव। तो होगा क्या ना, जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है उस टाइम पे इसमें करंट होती है, और इसमें करंट होती है तो एक तरह से इसका चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो एक पूरा का पूरा ऐसा ऑसिलेशन होता है, ऐसे से ऐसे चार्ज पहुंचा, फिर चार्ज ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, ऐसे से चार्ज ऑसिलेट होता रहता है कैपेसिटर पे, और यही चार्ज करंट की फॉर्म में यहाँ से फ्लो होता रहता है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि चार्ज या करंट का जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तब कैपेसिटर में और इंडक्टर में एनर्जी के 2 साइकिल कंप्लीट हुए। मैं पूछूं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसको साइन से कोई मतलब नहीं। एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, इसको भी साइन से कोई मतलब नहीं है। तो अपन कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, एक साइकिल में एनर्जी 2 बार मैक्सिमम हुई कैपेसिटर पे और 2 बार मैक्सिमम हुई इंडक्टर पे, इक्वल टू 2f आएगा। कितना आएगा, 2f, जो चार्ज और करंट की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी थी, एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी उससे दुगनी होती है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक साइकिल में चार्ज 2 बार मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, करंट 2 बार मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी, वो 2 बार हो रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि इट इज कॉल्ड सर्किट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आइडियल एलसी ऑसिलेशन is circuit of energy conservation। मतलब पहले पूरी एनर्जी कैपेसिटर पे थी, एक इंस्टेंट पे पूरी एनर्जी इंडक्टर पे होगी, और इस बीच में कहीं भी बीच का इंटरवल होगा, एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के पास शेयर्ड होगी। ये क्या है, जब पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। ये क्या है, जब पूरी एनर्जी इंडक्टर के पास है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आप अगर यहां से भी बेटा इक्वेट करके देखोगे तो देखो क्या आ रहा है, Q नॉट अपॉन एल सी का अंडर रूट इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ देखो वही आ रहा है, आई नॉट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ओमेगा, जो अपन ने पीक वैल्यू देखी थी। ये वो इंसिडेंट है जब पूरी एनर्जी कैपेसिटर में थी, मतलब कोई एनर्जी इंडक्टर में नहीं थी। ये वो इंसिडेंट है जब पूरी एनर्जी इंडक्टर में थी, कोई एनर्जी कैपेसिटर में नहीं थी। और ये दोनों मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि ये सर्किट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों इक्वल हो गए। तो वापस यहाँ से अपने को मिल सकता है कि आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा होता है। और जिस टाइम एनर्जी दोनों में थी, तो मान लो कैपेसिटर पे चार्ज क्यू था और सर्किट में करंट आई थी, तो आप क्या लिखोगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ये किसी जनरल इंस्टेंट पे वो एनर्जी दोनों में शेयर्ड है, कुछ एनर्जी कैपेसिटर में है, कुछ एनर्जी इंडक्टर में। सो दिस इज सर्किट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। बेसिक थ्योरी एलसी ऑसिलेशन की इतनी ही है, एक आध चीजें इसमें भी और सीखेंगे। एक एक करके लिखिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, अगला एक छोटा सा टॉपिक है इसी में। टॉपिक क्या हो, कंपैरिजन है। कंपैरिजन ऑफ LC oscillation with spring block system। जो आपने सीखा है टाइम पीरियड में कि वो भी एसएचएम की इक्वेशन है और ये भी ऑसिलेशन जैसे ही इक्वेशन आती है, तो दोनों का कंपैरिजन है। तो अगर आप कंपैरिजन में सोच के देखिए, तो जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट हो रहा होता है जमीन पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्मूथ सरफेस पे ऑसिलेट हो रहा है, तो
ब्लॉक के पास जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और स्प्रिंग के पास जो एनर्जी होती है वो होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो स्प्रिंग के पास एनर्जी है वो रुकी हुई तरह से स्टोर एनर्जी है, और जो ब्लॉक के पास होती है वो मोशन के कारण होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एलसी ऑसिलेशन के अंदर भी जो होता है, मान लो कोई जनरल इंस्टेंट है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इधर करंट जा रही है आई, इसके पास जो एनर्जी है एक तरह से ये स्टैटिक एनर्जी रुकी हुई है, और इसके पास जो एनर्जी है वो करंट की फॉर्म में है, तो एक तरह से कह सकते हैं वो डायनामिक एनर्जी है ना। आई करंट है तो जो इंडक्टर की एनर्जी है वो कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर, और जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो एक तरह से ये डायनामिक एनर्जी है। क्यों एनर्जी इसको डायनामिक में कह रहा हूँ, क्योंकि ये करंट के कारण है, और ये एक तरह से स्टैटिक है। वैसे मतलब ये ड्यू टू करंट है और ये ड्यू टू चार्ज है। उसी तरह यहाँ पे स्प्रिंग की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ब्लॉक की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं किसी टाइम पे, हाफ एम वी, है ना। तो कैपेसिटर की एनर्जी और स्प्रिंग की एनर्जी ये कंपेरेबल है, और इंडक्टर की एनर्जी और ब्लॉक की एनर्जी ये कंपेरेबल। इनको देखने का एक तरीका और होता है कि यहाँ पे जो एल होता है ना वो सेल्फ इंडक्टेंस दिखाता है, और यहाँ पे एम दिखाता है मास। मास इज अ term to represent inertia, and self inductance is the term to related to electrical inertia of the circuit। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। चार्ज टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम कहना, इसका मतलब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, हमने ब्लॉक को एक्सट्रीम से रिलीज किया है ना। इसका एक कंपैरिजन का डायग्राम ये रहा आपके साथ, है ना? देखो ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इस डायग्राम में बहुत अच्छा समझाया है, ये अभी आप ड्रॉ ना करो तो भी चलेगा, समझने के लिए होगा। देखना ध्यान से, इधर देखो, ये टी इक्वल टू जीरो की कहानी है, ध्यान समझो इस डायग्राम। टी इक्वल टू जीरो पे स्विच बंद करने वाले हैं, पूरी एनर्जी पूरा चार्ज किसके पास है, कैपेसिटर के पास, इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं। तो पूरी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास, इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। इसको मैंने इससे कंपेयर किया कि स्प्रिंग जो है उसको पूरा खींच के ब्लॉक को उसके एक्सट्रीम से रिलीज किया गया है। तो स्प्रिंग एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है जीरो। ब्लॉक की एनर्जी कंपेरेबल टू इंडक्टर की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी कंपेरेबल टू स्प्रिंग की एनर्जी। ठीक, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा होगा, तो देखो चार्ज ऐसा फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में कुछ करंट भी आ गई है, दिस इज करंट इन द सर्किट। तो इंडक्टर में कुछ एनर्जी है, कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर में तो एनर्जी है। इसका मतलब ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करेंगे तो ब्लॉक इस तरफ जाएगा, तो ब्लॉक अभी इस तरफ मूव कर रहा है, एरो दिखा रखा है ना ब्लैक से, तो ब्लॉक अभी इस तरफ मूव कर रहा है। ये अपना मीन है, अभी ब्लॉक मीन पे नहीं पहुंचा है, बल्कि ब्लॉक में वेलोसिटी है इधर की तरफ, है ना। स्प्रिंग की एनर्जी पहले से कुछ कम है, ब्लॉक की एनर्जी पहले से कुछ ज्यादा है। तो यू नॉट जीरो और के नॉट जीरो, है ना, ना तो यू जीरो है ना तो के जीरो है, मतलब ये एक्सट्रीम से मीन के बीच कहीं है। ये भी देखो एक्सट्रीम से मीन के बीच कहीं है। फिर एक टाइम आया जब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गई, तो उस टाइम चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, और इसके पास भी, इसके पास पूरी एनर्जी है, हाफ एल आई स्क्वायर। इस टाइम ब्लॉक कहाँ पहुंच गया, अपने मेन पोजीशन पे। इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाती है, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। ब्लॉक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज अगेन, जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। देखो फिर क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया, सुनना मेरी बात, ड्यू टू इनर्शिया ये ब्लॉक अब अंदर जाएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द सर्किट चार्ज फर्दर फ्लो होता रहेगा, और अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और इस पे निगेटिव। तो देखो ध्यान से, करंट पहले से रिड्यूस हुई, करंट रिड्यूस हुई मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी कम हुई, ब्लॉक का रिटार्डेशन हुआ, करंट वापस कम हुई, और कुछ ब्लॉक की वेलोसिटी है और कुछ स्प्रिंग कंप्रेस है, कुछ चार्ज है और कुछ करंट है।
फिर से यू दोनों जीरो नहीं है, दोनों के पास मिलकर एनर्जी स्टोर है। और फिर फाइनली स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो गई, अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पहुंच गई। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुई मैक्सिमम वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सट्रीम यहाँ, ये आधा साइकिल ड्रॉ किया हुआ है ना। तो फिर से अभी ये चार्ज पूरी तरह से यहाँ आ गया और सर्किट में करंट क्या हो गई, जीरो। अभी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब ये ऐसे ही वापस यहाँ से ड्राइव होगा, मतलब ये वापस नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ये कंपेरेबल है कि कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज करके सर्किट में कनेक्ट करना, इसका मतलब ब्लॉक को खींच करके एक्सट्रीम से रिलीज करना। ब्लॉक जब मीन पे आएगा, इसका मतलब उस टाइम पे दैट टाइम इज कंपेरेबल टू टाइम व्हेन करंट इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। दिस इज मैकेनिकल एनालॉग, कहते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम और स्प्रिंग लॉ और ये एलसी ऑसिलेशन का कंपैरिजन है। फिर ये टेबल है, ये टेबल हमें पता होनी चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ। याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे रिप्लेस किया, चार्ज से, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को अपन ने चार्ज से रिप्लेस किया। मैं याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। यहीं से पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उस टेबल पे चलेंगे कि मैंने x को किससे रिप्रेजेंट किया, q से, कि मैंने कहा कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है दैट इज कंपेरेबल टू चार्ज। और मैंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो करंट के रिलेटेड है, तो इसको डिफरेंशिएट कर जरा। dx अपॉन dt ये क्या आएगा, वेलोसिटी, और dq अपॉन dt ये क्या आएगा, करंट। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके करंट के आइडेंटिकल है। तो एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज आपने देखा कि हाफ एल आई स्क्वायर इज रिलेटेड टू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो मास था दैट वाज कंपेरेबल टू एल, और क्यू स्क्वायर बाय टू सी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ जो स्प्रिंग कांस्टेंट था दैट इज कंपेरेबल टू वन बाई सी। तो एक्स की जगह क्यू, वी की जगह आई, एम की जगह एल, के की जगह वन बाई सी, है ना। इसको अपन एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्स वाला हो गया। अब फोर्स कैसे आएगा बेटा, जरा सोच के देखो। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ से सोचना, मैं फोर्स की जगह लिखना चाहता हूँ कि क्या होगा, तो फोर्स की जगह अगर मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूं तो मास की जगह तो एल, और एक्सेलरेशन की जगह, तो एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। तो वी क्या होता था, करंट, तो ये हो गया डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी क्या होता है, वोल्टेज। तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो ड्राइविंग वोल्टेज के इक्वल होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये आगे आपको बताऊंगा। तो क्या होता है ना कि जो एलसी ऑसिलेशन होता है ये आइडियल नहीं होता है, तो सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टर भी होता है। तो उसको, उसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा बाहर से फोर्स लगाते हैं, ये एक्स्ट्रा बाहर से वोल्टेज लगाते हैं। तो वो चीज है। काइनेटिक एनर्जी इज कंपेरेबल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर जानते ही हो। पोटेंशियल एनर्जी इज कंपेरेबल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी। मैकेनिकल एनालॉग है ये, मास इससे कंपेयर होता है। पावर क्या होता है यहाँ पे, फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स की जगह यहाँ पे वोल्टेज, वेलोसिटी की जगह यहाँ पे करंट, तो पावर इक्वल टू वी आई। एक होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पिंग कोफिशिएंट को बी लिखते हैं, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के इक्वल है। वहां जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो चाहे फ्रिक्शन हो या विस्कस फोर्स हो या जिस तरह का भी डैम्पिंग फोर्स हो, दैट इज कंपेरेबल टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह वन बाई सी लिखते हैं, वेलोसिटी की जगह करंट लिखते हैं, एक्सेलरेशन की जगह डी आई बाई डी टी लिखते हैं, है ना। तो ये दोनों का मैकेनिकल कंपैरिजन है कि इसका मैकेनिकल एनालॉग अगर इसको माना जाए तो इसमें कौन सी टर्म किसके इक्वल है। कई बार हो सकता है आपसे पूछ लें, तो ये बात अपने को, ये टेबल जो है अपने को ये पता होनी चाहिए, टेबल आप लिख लेना। ये डायग्राम बनाने की ऐसा नीड नहीं है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और वैसे भी ये समझने के हिसाब से दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए कि मैंने आपको ही पढ़ा तो दिया एलसी ऑसिलेशन, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता। प्रैक्टिकली आइडियल एलसी ऑसिलेशन circuits are not possible.
एलसी ऑसिलेशन के आइडियल सर्किट्स पॉसिबल नहीं है। दो रीजन है। पहला मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती। क्यों? पहला रीजन ये है कि ईच सर्किट हैज सम रेजिस्टेंस। ईच सर्किट हैज सम रेजिस्टेंस, so there will be loss of energy. So there will be loss of energy. हर सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। पहला ये। दूसरा, अगर मान लो बाय चांस हमने ऐसा सर्किट ही बना लिया जिसमें कोई एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो ड्यू टू रेजिस्टेंस, मान लो हमने सुपर कंडक्टिंग वायर्स यूज कर लिए, तो भी लॉस होगा। इफ देयर इज नो लॉस इन रेजिस्टेंस, मान लो हमने सुपर कंडक्टिंग सर्किट बना लिया, तो भी इन एलसी ऑसिलेशन और हमने सुपर कंडक्टिंग सर्किट भी बना लिया होता, तो भी क्या होता कि इन एलसी ऑसिलेशन चार्ज इज एक्सेलरेटेड। चार्ज कैसा होता है? एक्सेलरेटेड होता है, एंड हेंस it emits energy in the form of electromagnetic waves। है ना? अगर हम सुपर कंडक्टिंग सर्किट भी बना लें तो भी एलसी ऑसिलेशन है ना। ऑसिलेशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ओमेगा स्क्वायर एक्स याद है, वहाँ एक्सेलरेशन होता था, यहाँ भी क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन होगी। तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो रेडिएट होगी ईएम वेव्स की फॉर्म में, मतलब एनर्जी फिर भी कम होनी ही। तो आइदर ड्यू टू रेजिस्टेंस और ड्यू टू electromagnetic waves, energy will be reduced, so there will be damping. So there will be damping। पक्की सी बात है कि डैम्पिंग होगी, और डैम्पिंग होगी मतलब एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो एलसी ऑसिलेशन की डैम्पिंग के दो रीजन हो सकते हैं, या तो जो अपना मेनली अपना स्टडी करते हैं जिसको, वो पहला स्टडी करते हैं। अगला अपना नेक्स्ट चैप्टर ही है कि एलसी ऑसिलेशन से अपने को ईएम वेव मिलती है, और ये ध्यान रख सकते हो कि इससे जो वेव मिलती है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो रेडियो वेव्स के लगभग लगभग होता है। ऐसे एक फैक्ट है कि जो हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जो भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो इन्हीं टाइप के एलसी ऑसिलेशन के सर्किट से मिल रही होती है। एनसीईआरटी में 2-3 बार ये बात लिखी हुई भी है कि अगर एलसी ऑसिलेशन होता है तो उससे जो वेव्स निकलती हैं वो कुछ रेडियो वेव्स के ऑर्डर की आती हैं इन जनरल, है ना, या रेडियो वेव्स को एलसी ऑसिलेशन के सर्किट से प्रोड्यूस किया जाता है। ये स्लाइड जल्दी से लिखिए। फिर मुझे कल सर ने बताया कि उन्होंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा दिया है। यहाँ ये बहुत काम का नहीं है, फिर भी अपने को बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। अगर इसमें लगाते हैं तो सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आती है 1/LC माइनस, ये एक्स्ट्रा टर्म माइनस होती है। और याद करो वहां पे क्या होता था डैम्प्ड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, K/M माइनस B²/4m²। देखो यहाँ भी ये दोनों कंपेरेबल। तो ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। रियल ऑसिलेशन होने के लिए ऑब्वियस सी बात है ये टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब अगर सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है भी तो ऑसिलेशंस डैम्प्ड होते हैं, और जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आती है वो भी कांस्टेंट ही होती है लेकिन पहले से कुछ कम होती है। जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी कम रहती है, बस ये अपने को पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, तो एम्पलीट्यूड का एक्सपोनेंशियल डिके होता है, ये आपने वहां भी सीखा होगा। वहां एम्पलीट्यूड का डिके आपने सीखा होगा a is equal to a0 e raised to power माइनस BT/2m, ये सीखा होगा।
यहाँ भी ऐसा ही आता है। यहाँ पे अगर अपन आई या चार्ज को लिखेंगे या आई की बात करें तो आई को लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन 2l। ऐसा करके कुछ इक्वेशन बन जाएगा करंट टेम्परेचर में। कंपेरेबल इक्वेशन एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। इसका कभी कुछ पूछ सकते हैं तो वो ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये रही फ्रीक्वेंसी। आप अगर आपको अगर ये भी याद है तो आप कंपेयर करके इसको लिख सकते हैं। डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन एक्चुअली में ना जो आपने ये सीखा था ना, याद करो अब चीजों को मैं सम अप कर रहा हूँ। एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस कि मैंने जब यहां से वोल्टेज दे दी थी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा आर टी, मतलब मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाहर फ्रीक्वेंसी बाहर से दे दी थी। तो ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ना, इनकी एनर्जी तो आपस में ऑसिलेट हो रही थी। मैंने सर्किट को बाहर से उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी दे दी थी। तो एनर्जी यहाँ तो ऑसिलेट हो रही थी इनके बीच। लेकिन क्या हो रहा था ना कि इस ड्यूरिंग रेजिस्टर से भी करंट पास हो रही थी, जिसके कारण यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही थी या यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा था। और वही एनर्जी हम यहाँ से सप्लाई करते थे। जिस एनर्जी का वहां से लॉस होता था वही एनर्जी हम यहाँ से सप्लाई करते थे। इसलिए आप याद करो मैंने कहा था कि ये पूरी की पूरी वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाती है ना। या ये तो होता ही है कि हम जो भी एनर्जी सर्किट को सप्लाई करते हैं वो सिर्फ रजिस्टर यूज करता है। तो वहां भी क्या होता है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच वो एनर्जी अपनी तो ऑसिलेट हो रही होती है। जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो लॉस कहाँ होता है, रजिस्टर में। पूरी की पूरी वोल्टेज कहाँ मिल जाती है, रजिस्टर पे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्योंकि डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस होगा, तो इसी में मैं अगर बाहर से एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं तो वो हम उस डैम्पिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर मैंने डैम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए बाहर से एक ऑसिलेटिंग सोर्स लगा दिया या बाहर से एक वोल्टेज का सोर्स लगा दिया उसी फ्रीक्वेंसी का, तो हम कहते हैं सर्किट रेजोनेंस पे रहता है और इसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। और याद करें यहाँ यही होता था, वहां पे फोर्स लगाते थे, ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पे हम बाहर से ड्राइविंग वोल्टेज लगाते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी क्या होता था कि अगर उसको फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रख दिया जाए तो उसकी डैम्पिंग हो जाती थी। हम उसको बाहर से एक फोर्स लगाते थे, है ना, F इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी करके। वो फोर्स यहाँ पे ये वोल्टेज का काम कर रहा है, तो वहां का ड्राइविंग फोर्स और यहाँ की ड्राइविंग वोल्टेज वो एक ही बात। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसी ऑसिलेशन। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटर, साथ साथ लिखो सवाल, सी was charged by battery of voltage V and then battery was removed. Battery was removed. Now it is connected across an ideal inductor. Now it is connected across an ideal inductor L at t equal to 0. First question, find the first question is find the time, और फर्स्ट टाइम बताना है। when, first question, charge will be half of maximum charge current will be half of maximum current
energy will be equally shared between कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये तीनों को अपने को आंसर बताने हैं और आंसर अपने को टी के टर्म में बताना है, जहाँ टी हम जानते हैं टी होगा 2 पाई अंडर रूट एल सी, दिस इज टाइम पीरियड। तो अपने को टी के टर्म में चारों के आंसर बताना है। बताइए कि कैपेसिटर को वी वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, बैटरी को हटा दिया, अब इसकी जगह एक इंडक्टर लगाया। तो आपको बताना है कि चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का आधा कब होगा, करंट मैक्सिमम करंट की आधी कब होगी, और कब एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर में इक्वली शेयर होगी। कैपिटल टी के टर्म में बताना है। तीन आंसर है, आप तीनों आंसर को कॉमा के साथ सेपरेट करके चैट बॉक्स में लिखिए। इतने टाइम में आंसर लाओगे क्या? चार्ज की क्वेश्चन क्या है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। मैं कह रहा हूँ चार्ज आधा हो गया, हाँ तो ये एंगल क्या आया, पाई बाई 3। मैं कह रहा हूँ चार्ज आधा हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 3। पाई बाई 3 का एंगल की कोरिस्पॉन्डिंग टाइम क्या आएगा, टी बाई 6, है ना। करंट की इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं कहूँ कि करंट आधी हो गई, इसका मतलब ये एंगल कितना है, पाई बाई 6। इसके बराबर टाइम कितना आया, टी बाई 12। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड में कहा गया वो टाइम क्या होगा जब एनर्जी दोनों में इक्वली शेयर्ड होगी। एनर्जी इक्वली शेयर मतलब टोटल एनर्जी दोनों में आधी आधी, जितनी टोटल एनर्जी थी दोनों में आधी आधी होगी। तो मैं अगर कहूं कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो टोटल एनर्जी की आधी। इसका मतलब उस टाइम पे चार्ज कितना होगा, तो मैक्सिमम चार्ज का अपॉन रूट टू। उस टाइम चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज अपॉन रूट टू। जब चार्ज 1/√2 टाइम्स होगा तभी तो वो एनर्जी हाफ होगी, और चार्ज 1/√2 होने का मतलब है कि जो ओमेगा टी का एंगल था वो पाई बाई 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, टी इज इक्वल टू टी बाई 8। बस ये रहा आंसर तीनों क्वेश्चन। सिंपल एंगल से देखना कितना एंगल है, उसके बाद सीधा आंसर बता सकते हैं कि जब एंगल पाई बाई 3 है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टी बाई 6 है, जब एंगल पाई बाई 6 है तो टाइम टी बाई 12 है, जब एंगल पाई बाई 4 है तो टाइम टी बाई 8 है। कोई डाउट, अपन नेक्स्ट डे ईएमवेव पढ़ेंगे, है ना। सुनो मेरी बात, अपना एसी का चैप्टर फिनिश हो गया। एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बस, कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, और ये बैटरी है। बैटरी का एसी सोर्स है। इसकी इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके क्रॉस वोल्टेज VL है, इसके क्रॉस वोल्टेज VC है, इसके क्रॉस वोल्टेज VR है। और आपसे कहा गया है कि VL, VC एंड VR आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। है ना, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपसे ये कहा है कि ये VL, VC और VR जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कि V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। सेकेंड ऑप्शन V इज इक्वल टू VL माइनस VC प्लस VR। थर्ड ऑप्शन V इज इक्वल टू VC माइनस VL प्लस VR। फोर्थ ऑप्शन V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल।
ये 4 ऑप्शन है। अगर आपसे क्या लिखा है VL, VC, VR आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, और V तो आपको दिख ही रहा है, बाहर से वोल्टेज का फंक्शन है, जो बाहर की वोल्टेज है उसको V लिखा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए चैट में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये रहा, KVL लिखा हुआ है है ना? KVL लिखा हुआ है, किसी इंस्टेंट पे जो यहाँ की वोल्टेज होगी बराबर यहाँ ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। KVL अगर मैं लिखता, अगर मैं सर्किट को सॉल्व करने के KVL लिखता तो मैं यही तो लिखता कि पूरे लूप की वोल्टेज का सम 0 है, मतलब V माइनस VL माइनस VC माइनस VR इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू दिस। ये तभी लिख सकते हैं, याद रखना मेरी बात, जब क्लियरली लिखा हुआ हो कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। भाई किसी भी इंस्टेंट पे तो KVL तो सही है, ये मैंने KVL लिखा है इसीलिए ये सही है। और ये आपसे कहा था कि VL, VC, VR आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। और ये रिलेशन तब सही होता है जब आपसे कुछ ना कहा जाए, आपसे कहा जाए कि इंडक्टर की वोल्टेज इतनी है, कैपेसिटर कितनी है, रजिस्टर कितनी है। इतनी है मतलब वो RMS वैल्यू है। क्वेश्चन में याद रखना मैंने जो बताया है वही सही है। कुछ ना कहा जाए इसका मतलब RMS वैल्यू है। RMS स्क्वायर होके ऐड होती है, इसे आपको सिखाया है। पीक वैल्यू भी स्क्वायर होके ऐड होती है। कई बार क्वेश्चन में आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये याद कराते हैं कि ये स्क्वायर होके ऐड होते हैं, तो क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि VL, VC एंड VR आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो अगर वो साफ साफ क्लियर वर्ड्स लिखे हुए हों कि VL, VC एंड VR आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, देन तो फिर ये सही होगा कि इन तीनों की वोल्टेज का सम, भाई यहाँ से जो वोल्टेज जा रही होगी, तो यहाँ पे मान लो कि 100 वोल्ट होगी, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मान लेते हैं 30 वोल्ट होगा, ये 40 वोल्ट होगा और ये 30 वोल्ट होगा। एग्जांपल के लिए तीनों का सम 100 होना चाहिए, जैसे कि कहीं भी होता है किसी भी सर्किट में सोर्स की वोल्टेज तीनों को बढ़ती है। तो यहाँ भी अभी इस इंस्टेंट पे होगा, अगले इंस्टेंट पे हो सकता है ये 110 हो जाए, तो ये हो सकता है 35 हो जाए, ये 42 हो जाए, ये 33 हो जाए। वैल्यूज जैसे चेंज होनी है वैसे चेंज हो जाएंगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का सम उतना ही होगा जितना आप बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। बट ऐसा कभी भी गलती से भी आप RMS और पीक में मत कर लेना, वो तो स्क्वायर होके ही ऐड होते हैं। ये मैं सबसे लास्ट में इसीलिए बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे ये बात बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करना है, कहाँ सीधे ऐड करना है। सीधे तभी ऐसा लिखना है जब साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। अदरवाइज अपने को RMS मान के जैसे करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। शायद एक आध क्वेश्चन कहीं होगा आपके मॉड्यूल में या नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन कभी आपके टेस्ट में कभी आ सकता है, मेजर वगैरह, ध्यान रखिए उसके लिए बताते हैं, है ना। चलिए क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं AC का। नेक्स्ट टाइम पे अपन EM वेव पढ़ेंगे, एक लेक्चर का टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक, वो पढ़ के खत्म करेंगे, फिर अपन रे ऑप्टिक्स चलो। थैंक यू।